वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल आपको मैंने आरबीआई असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर पेपर कराया था। आज हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे यहाँ पर आरआरबी पीओ 2022 का मेमोरी बेस्ड पेपर, राइट। तो जब तक कि कोई एग्जाम का, किसी बड़े एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है बैंकिंग में, तब तक आपको जो है अपने समय को यूटिलाइज करना चाहिए प्रॉपरली प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने में, राइट। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो कंप्लीट सिस्टमेटिक कोर्स हम यूट्यूब पर बिल्कुल स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। तब तक हम पिछले साल के पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उनके भी वीडियो में अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इसको हम 20 मिनट में सॉल्व कर पाए। मतलब आप कोशिश करना 20 मिनट में सॉल्व करने की, मेरा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मुझे आपको समझाना भी होता है सॉल्व करने के साथ साथ, राइट। तो चलिए देखते हैं। 5 क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर रॉन्ग नंबर सीरीज के पूछे गए थे और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इनको रेट करूं तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आसान थे, है ना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। द ओनली थिंग इज कि आरआरबी पीओ प्री एग्जाम में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। मैथ्स और रीजनिंग पूरे आपको 100 क्वेश्चन 45 मिनट में करने होते हैं, एंड सॉरी 80 क्वेश्चन 45 मिनट में आपको करने होते हैं। तो टाइम की एक लिमिटेशन है। बाकी पेपर में अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो कुछ चीजें काफी आसान है, कुछ चीजें थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग भी है, राइट। तो ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज थी वो आसान थी, उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं थी अगर आपने प्रैक्टिस की है ढंग से तो जैसे अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूंगा तो डिफरेंस है 64 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 28 प्लस 21 49 का, राइट। तो इनको देखते ही आपको आइडिया लग गया कि दे आर परफेक्ट स्क्वायर। 64 इज 8 स्क्वायर, 49 इज 7 स्क्वायर। तो नेक्स्ट डिफरेंस होना चाहिए 6 स्क्वायर 36। इसमें आप 36 जोड़ो 157 आएगा। फिर नेक्स्ट 5 स्क्वायर यानी 25 होना चाहिए। आप इसमें 25 जोड़ोगे तो ये नहीं आएगा। 25 हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, कैरी हो गया 1, है ना, ये हो गया 18। 182 यहां पर आना चाहिए। सो 162 इज द रॉन्ग टर्म। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 8 27 112 और इसमें हमें बताना है रॉन्ग टर्म। ओके, सीरीज को देखते ही आपको आइडिया लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सीरीज है क्योंकि 560 से सीधे 3396 हो गया। तो मुझे क्लियर यहाँ पर लॉजिक भी नजर आ रहा है। इंटू 1 प्लस 1 काफी पॉपुलर सी सीरीज है। देन इंटू 2 प्लस 2, है ना। देन 8 3 24 प्लस 3 इज 27। देन इंटू 4 108 प्लस 4। देन इंटू 5 प्लस 5 होना चाहिए। इंटू 5 करेंगे 560 आएगा और प्लस 5 करेंगे तो 565 यहां पर बनेगा। सो रॉन्ग टर्म क्या है यहां पर 560। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अगर मैं यहां पर डिफरेंस देखता हूं तो देखो यहां पर डिफरेंस है 51 का, यहां पर डिफरेंस कितने का है 48 का, यहां डिफरेंस कितने का है 54 का, यहां डिफरेंस कितना है 51 का, यहां डिफरेंस कितने का है 1 एंड दिस इज 5 51 और यहां भी डिफरेंस है 51। तो सब जगह डिफरेंस 51 है, मतलब चीजें यहां पर आकर गड़बड़ हुई है। तो मुझे यहां पर भी क्या करना चाहिए, डिफरेंस 51 का क्रिएट करना चाहिए। तो 51 डिफरेंस सब जगह अगर यूनिफॉर्म कर दें तो इसमें 51 ऐड करने पर आएगा 553, है ना। सो 550 इज रॉन्ग टर्म। 553 में क्रॉस चेक कर लो, 51 ऐड करने पर 604 ही आएगा। दैट मीन्स 550 वाज द रॉन्ग टर्म। क्लियर है सभी को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 20 10 15 37.8। तो देखो सारे नंबर इंटीजर 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 चलते जा रहे हैं और उसके बाद अचानक से डेसिमल आ जाता है। मतलब किसी पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है कहीं ना कहीं, तभी तो डेसिमल इंटीजर, सभी तो इंटीजर डेसिमल में कन्वर्ट होगा, राइट। तो अगर पॉइंट वाले नंबर से देखूं तो ये तो इसका आधा है, मतलब 0.5 टाइम्स है। ये मुझे दिखाई दे रहा है इसका 1.5 टाइम्स है। तो 0.5 के बाद आया 1.5, देन 1.5 के बाद आना चाहिए 2.5 एंड देन 2.5 के बाद 3.5 आना चाहिए। अच्छा 15 इंटू 2.5 तो ये नहीं होता, 37.5 होता है, बिकॉज 15 इंटू 2 30 एंड 15 इंटू 0.5 इज 7.5। तो कुल मिलाकर बनता है 37.5। सो 37.8 इज रॉन्ग टर्म। अब आ जाए 37.8, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, काफी आसान सवाल है। आप देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंस 400 का है,
यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का है, 400 का। देखते ही आंसर आ जाएगा इसका, तो है ना। फिर 400 का डिफरेंस क्रिएट कर दो, फिर 400 का, तो कुल मिलाकर 1200 प्लस 400, यानी इसकी जगह 1600 आना चाहिए, 1500 नहीं, इसकी जगह आएगा 1600। तो 1500 यहाँ पर रॉन्ग टर्म है। क्लियर है? आप वाकई में आसान थे 5 रॉन्ग नंबर सीरीज के सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 दे वर बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेशन, और ये क्वेश्चन थोड़े से मतलब कैलकुलेटिव थे, उतने आसान नहीं थे, है ना। तो अप्रोक्सीमेशन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है इस पेपर में। देखो जरा क्या करना चाहिए हमें यहाँ पर, इसको मैं 78% लिख सकता हूँ ऑफ 358, और प्लस इसको लिख सकता हूँ 69% लगभग ऑफ 729, ओके 729, ठीक है। तो अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो ये कैलकुलेशन इसके बावजूद भी काफी टफ है ना। तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसको देखो थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 80% कर देता हूं, और इसको कर देता हूं 360, राइट, और इसको 70% कर देता हूं, और इसको 730, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। परसेंटेज से 2 0 कट गई, परसेंटेज से 2 0 कट गई, है ना। 8 6 48 कैरी हो गया 4, 288 आ गया ये, और ये कितना आ गया 7 3 21 कैरी 2, 49 प्लस 2 इज 51, राइट। तो दिस इज 9, दिस इज 9 एंड दिस इज 7, तो 799 मेरा आ रहा है। एक्चुअल मेरा आंसर इससे थोड़ा सा कम आना चाहिए, राइट, बिकॉज मैंने यहाँ पर 2% बढ़ाया है ना। तो इसके 2% बढ़ने से इसका 1% है 3.5, यानी कि आंसर पर 7 का इंपैक्ट आ गया, और यहाँ पर 1% बढ़ाने से फिर से 7 का इंपैक्ट आ गया। तो मतलब आंसर इससे लगभग 14 कम होना चाहिए, है ना, मतलब 780 के रेंज में होना चाहिए। तो आप देखो कि 799 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन है, केवल एक ही ऑप्शन है 780, है ना। तो अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन इसको करते तो मतलब बहुत समय लग जाता है इसमें, है ना, या उससे बेटर तो स्किप भी कर देते। तो करना है तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 989 है प्लस 1.00982, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये लगभग 1 ही तो है। तो 1 से इस नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा तो 76.79 आएगा, लगभग 77। तो इफ यू ऐड देम कितना आएगा ये 1066। 1066 के पास कौन सा ऑप्शन है, सबसे नजदीक ऑप्शन है 1070। ऑब्वियसली मेरा आंसर इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये 1 ना होकर 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है ना। तो इसीलिए 1070 हम सेफली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 63.98 को हम लिख सकते हैं 64 इनटू, इसको लिख सकते हैं 9450 और डिवाइडेड बाई 243 एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब मुझे पता है कि ये नंबर 9 का मल्टीपल है, भाई ये स्क्वायर है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर पहले से ही है, इससे छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है ना। इसको आप टच भी मत करो, बिकॉज ये 8 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट आराम से लिया जा सकता है। आप अगर इसको देखोगे तो 9 से कट जाएगा, 9 2 18, 9 7 63, 9 से कट गया, 9 1 9 देन 0, 9 5 टाइम्स 45 देन 0, फिर 9 से कट जाएगा। इनफैक्ट 3 से काट दो, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ना, 3 से काटने पर 9 बन जाएगा, और 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 350। तो भाई जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो गया 8, 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, और भाई 350 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मुझे पता है कि 350 जो नंबर है वो 18 स्क्वायर के पास है। 18 स्क्वायर इज 324 एंड इनफैक्ट 19 स्क्वायर इज मच क्लोजर, 19 स्क्वायर इज 361, है ना। तो 18 और 19 के बीच में है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको 18.5 लिख दूं, क्या फर्क पड़ रहा है ना। और 3 से काट दूं, 3 6 टाइम्स 10, 3 2 6, 6.2 टाइम्स कट गया, है ना। तो 8 2 16 कैरी 1, 48 प्लस 1 49। तो मेरा आंसर आ रहा है लगभग 49.6, और जिसके सबसे नजदीक ऑप्शन है 50, वो मैं लगा सकता हूं आराम से। यस और बताइए, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके 8 8, ओके नंबरिंग गलत हो गई, ये 9 थे, ठीक है। √2 इंटू 79 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 हो गया, और 79 का स्क्वायर, और ये भी √2 का स्क्वायर, 2 बाहर आ गया दोनों में, 79 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर, ये बन गया, है ना। तो अब 79 का स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए, या तो याद हो, और याद नहीं है तो बेस मेथड से निकालना है, किसी भी मेथड से निकालना आपको आना चाहिए। मेंटली कैलकुलेट करेंगे इस चीज को। 79
100 से 21 कम है, तो इसमें से मैंने 21 घटाया, बचा 58, है ना। और 21 का स्क्वायर होता है 441, तो 58 प्लस 4 6241, 6241। 49 का स्क्वायर तो सभी को पता होगा 2401, है ना। इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 41 प्लस 1 इज 42 एंड 62 प्लस 24 इज व्हाट, 86, राइट। इनको मल्टीप्लाई करो, दिस इज 84, 17284, यस 17284, ऑप्शन सी इसका तो एग्जैक्ट आ गया। 10th क्वेश्चन है ये, तो ये 193.261 यानी 193 लिख दूं, इसको 275 लिख देते हैं, इसको 137 लिख सकते हैं और उसको लिख देते हैं 17 और सीधे सीधे कर देते हैं ऐड, है ना, बिल्कुल देसी स्टाइल में। 7 3 10, ये तो 7 प्लस 3 10 एंड दिस इज 12, 10 प्लस 12 22, कैरी हो गया 2, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 10 इज 21 प्लस 1 22, कैरी हो गया 2, 2 2 2 यानी 6, 622 मेरा आंसर आ रहा है 622, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे, हल्की फुल्की कैलकुलेशन थी, थोड़े से कैलकुलेटिव थे इनमें से कुछ क्वेश्चन। ये हैं बोनस मार्क्स, ये 5 नंबर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पूछी गई है और ये बहुत ही आसान है और सभी लोग अगर इसको विदाउट डूइंग सिली मिस्टेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देखो, इसके रूट्स क्या होंगे, 8 इंटू 6, 8 6 48, है ना। और यहाँ पर जब भी माइनस और प्लस आएगा तो आप याद रखो कि दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, कुछ सोचना ही नहीं है उसके आगे। 8 और 6 हो गए। y की वैल्यू क्या हो गई, जैसे इस इक्वेशन को मैं बना सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बराबर 0, तो इसके जो रूट्स हो गए 3 एंड 2, और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 8 इन दोनों से बड़ा है और 6 भी इन दोनों से बड़ा है, तो वी कैन सेफली से कि x इज ग्रेटर देन y, है ना। और इसी तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट वाला देख लो, यहाँ पर याद रखना कि एक्स स्क्वायर बराबर 529 है, तो x की दो वैल्यू आएंगी, प्लस 23 एंड माइनस 23, और यहाँ पर y की केवल एक ही वैल्यू आएगी। स्क्वायर रूट हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, और अगर स्क्वायर बराबर समथिंग है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां के उसके दो रूट होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 23 से इसके बराबर है, माइनस 23 से छोटा है, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू y। यहाँ पर ध्यान रखना करेक्ट आंसर का, है ना। बाकी सारे आप सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम, ये डी का सवाल। तो डी देखिए आप यहाँ पर, है ना, इसमें दो डी सेट बेसिकली पूछे गए थे और एक केस लेट भी था, तो दो डी और एक केस लेट। जिस दो डी में से एक डी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था और दूसरा वाला टेबल बेस्ड था, परसेंटेज बेस्ड, वो थोड़ा सा मतलब इससे ऊपर लेवल पर था। मुश्किल तो हालांकि वो भी नहीं है। तो यहां पर दिया गया है प्रोडक्शन एंड डिमांड, 4 प्रोडक्ट हैं, 4 आइटम्स हैं ए बी सी डी, उनका प्रोडक्शन कितना और डिमांड कितना है ये हमें दिया गया है। कंपनी है, सॉरी 4 कंपनीज हैं ए बी सी डी। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द नॉन डिमांडेड आइटम्स ऑफ कंपनी बी आर हैंडेड टू कंपनी डी। तो नॉन डिमांडेड आइटम कंपनी बी के कितने हैं, देखो नॉन डिमांडेड कैसे निकालेंगे, प्रोडक्शन माइनस डिमांड। तो प्रोडक्शन हुआ है 4000 का और डिमांड है कितनी, 3500 की, तो नॉन डिमांडेड कितने हो गए 500। एंड इट एडेड एंड इट इज दे आर हैंडेड ओवर टू डी एंड डी एडेड दीज आइटम्स टू इट्स डिमांडेड आइटम्स, है ना। तो डी के डिमांडेड आइटम्स कितने हैं, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 4000। डी के डिमांडेड आइटम्स कितने हैं, 4000 है ना। तो डी ने इसको उसमें ऐड कर दिया, तो नाउ डी के जो डिमांडेड आइटम्स हैं वो कितने हो गए 4500, 4500। थोड़ा अजीब सा सवाल है पर है ना। अब मेमोरी बेस्ड है तो हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो गया हो, बट ऐसा ही था। बाकी अगला ठीक है, अगला सवाल देखो, इफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ कंपनी डी के जो आइटम्स है उनका प्रोडक्शन 20% इंक्रीज हो गया, यस 20% इंक्रीज हो गया इन 2022। तो ये जो डेटा है वो 2021 का दिया गया, 2022 में 20% इंक्रीज हो गया कंपनी डी का प्रोडक्शन। तो कंपनी डी का जो प्रोडक्शन है वो है कितना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर है 4500, है ना। 4500 में हम क्या करेंगे, 20% बढ़ाएंगे। 20% मतलब इसका 1/5 कितना होता है 900, तो 900 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5400, ठीक है। एंड द डिमांड इज डिक्रीज बाई 20%। तो डिमांड कितनी थी यहाँ पर 4000, तो 4000 को हम 20% घटा देंगे,
4000 में से 20% माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा इसका 20%? 800। 800 माइनस किया तो 3200। तो हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ कंपनी डी इन 2022। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, निकाल दो। 2200। यस, सो द आंसर इज 2200, ऑप्शन डी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। what is the ratio of the sum of demand of items of company A and B? तो डिमांड ऑफ आइटम्स ऑफ कंपनी ए एंड बी, तो वैल्यू देख के सीधे ऐड करना है। ये है 1500 है ना, और ये है 3500। 1500 और 3500 मिलकर कितने होते हैं? 5000। ठीक है। टू द प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ कंपनी सी, तो कंपनी सी का जो प्रोडक्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है 4000। तो इनका जो रेशियो है वो कितना हो गया? 5:4 हो गया, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम ए एंड सी इज अप्रोक्सीमेटली। तो ए और सी का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ए और सी का जो प्रोडक्शन है उसके सम की बात करेंगे तो कितना है? देखो, ए का है 2500 एंड सी का है 4000। तो 2500 प्लस 4000 मिलकर हो गया 6500, 6500। इट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द डिमांड ऑफ आइटम्स ऑफ कंपनी बी। तो कंपनी बी में जो डिमांड है वो कितनी है? आप देखोगे 3500 है ना, तो 3500 से कितना ज्यादा है? डेफिनेटली ज्यादा ही है ना। कितना ज्यादा है वो निकाल लो। 5 से काट दिए 13 बार, 5 से काट दिए 7 बार, है ना। तो ये कितना एक्स्ट्रा है इससे? 6 by 7 into 100। तो इट इज नथिंग बट 600 by 7। तो 7 8 जा 56, बचेगा कितना? 5, है ना, सॉरी 4 बचेगा। 7 5 जा 35, बचेगा 5, 7 7 जा 14। ठीक है, 85.7%, लगभग हम कह सकते हैं 86% मोर, है ना, अप्रोक्सीमेटली पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। इफ 90% ऑफ टोटल डिमांड ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए की जो टोटल डिमांड है वो है 2500, और 2500 का 90% was not delivered and 20% of total demand of company C। तो कंपनी सी की जो टोटल डिमांड है वो 4000 है। सॉरी ये नहीं, इनकी डिमांड की बात हो रही है। तो डिमांड की अगर बात करें तो 1500 है इसकी डिमांड, है ना, और 1500 में से 90% डिलीवर नहीं हो पाया। इसी तरीके से कंपनी सी की अगर डिमांड की बात करें तो कंपनी सी में जो डिमांड है वो कितनी है? 2500। यस, 2500 में से 20% डिलीवर नहीं हो पाया। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आइटम्स इन टन्स नॉट डिलीवर्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल डिलीवरी फॉर कंपनी ए एंड सी। तो इसका नॉट डिलीवर्ड कितना हो गया? 90%। तो 150 इंटू 9 कितना हो गया? 1350। और इसका 20% कितना हो गया? 250 का डबल यानी 500। और इन दोनों का हमें बताना है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा? 850। यस, 850। क्लियर? ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। अब अरिथमेटिक देख लेते हैं कैसा आया था। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days, बी कैन डू इट इन 16 days and C can do the same work in 5/4 of the time required by A and B together। तो भाई C को कितना समय लगेगा? 5/4 of the time required by A and B together। तो भाई A and B together कितना समय लेंगे वो तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। सिंपल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो T1 इज व्हाट? 24, T2 इज व्हाट? 16 एंड T1 प्लस T2 इनका सम 40, है ना। तो ये 4 से गया, 8 से गया 3 बार, 8 से गया 5 बार, 4 से गया 4 बार, है ना, 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब सी को लगेगा 12 दिन। तो ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 days। ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 6 days। यस, ए एंड बी ने कितने दिन काम किया? 6 दिन काम किया। एंड सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, है ना, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अगर ए एंड बी काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं मिलकर, तो कितना काम कर लेंगे? ए एंड बी टोटल काम कितने दिन में कर पाते हैं ये तो हमें पता है, 24 इंटू 16/40। ए एंड बी मिलकर टोटल काम इतने दिन में कर पाते हैं ना, 8 से गया 3 बार, 8 से गया 5 बार, यानी 48/5
डेज में वो पूरा काम कर पाते हैं, है ना। तो 6 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा, 6 दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा। इतने दिन में काम होता है पूरा, है ना, इतने दिन में पूरा काम होता है, 6 दिन उन्होंने काम किया। तो एक काम करते हैं, देखो नंबर क्योंकि आसान ही है तो अब इनका हम एलसीएम ही ले लेते हैं, है ना। ए 24 दिन में कर सकता है और बी कर रहा है 16 दिन में, राइट, और सी कर रहा है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम तो बहुत आसान है, कितना है 48। तो इस 2 बार गया, ये 16 से 3 बार गया, इससे 4 बार गया, राइट। तो जब इन्होंने 6 दिन काम कर लिया तो एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं, मतलब 6 दिन में इन्होंने 30 यूनिट काम कर लिया, है ना। तो बचा कितना काम, 48 में से 30 माइनस कर दो तो 18 यूनिट काम बचा कि नहीं बचा। तो 18 यूनिट कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिन में करेगा, 18 यूनिट काम करना है और एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, यानी कि 9/2 डेज में ये 18 यूनिट काम कर लेगा। 9/2 डेज, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है। Mohit borrowed rupees 12,000 on CI at the rate of 20% for 3 years. He paid at the end of first year 1/8 of the amount. At the end of second year 1/6 of the amount. Find how much amount Mohit have to pay at the end of third year to complete his debt. पूरा कर्जा चुकाने के लिए तीसरे साल के एंड में उसको कितना अमाउंट पे करना चाहिए। तो इस सवाल को एक स्टेप में डायरेक्ट किया जा सकता है। कैसे, देखो जो इसका प्रिंसिपल है वो 12,000 है और हमको ये पता है कि 20% की रेट है। 20% का मतलब वो 1/5 बढ़ जाएगा एक साल में। 1/5 बढ़ने का मतलब है कि अपने आप का कितना टाइम्स हो जाएगा, 1 + 1/5 टाइम्स, दैट मीन 6/5 टाइम्स हो जाएगा। 6/5 टाइम्स तो हो गया, इसमें से इसने दे कितना दिया, चुका दिया 1/8। तो 1/8 चुका दिया तो बचा कितना, 1 - 1/8 यानी 7/8। तो अगले साल की यानी सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट इतने अमाउंट पर लगेगी, जितना दे दिया है वो निकाल दिया 1/8, तो रिमेनिंग पार्ट इज 7/8 ऑफ दिस। तो उस पर इंटरेस्ट लगेगी और ये इसका 6/5 टाइम्स हो गया सेकंड ईयर के एंड में। और सेकंड ईयर के एंड में उसने 1/6 चुका दिया, तो बचा कितना, 1 - 1/6 यानी 7/6। तो थर्ड ईयर की जो इंटरेस्ट लगेगी वो इस पर लगेगी रिमेनिंग अमाउंट पर, और ये इसका 6/5 टाइम्स हो जाएगा। थर्ड ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना होगा जो कि उसे पे करके पूरा लोन चुकाना होगा, है ना। तो यही हमारा आंसर यहीं से आएगा। तो सॉरी 1/6 दिया है ना, 1/6 दे दिया है इसने, तो बचा कितना है 5/6। 1 - 1/6 करेंगे ना, 5/6। तो इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, है ना। और 8 से काट दो इसको 1500 बार, 5 × 5 25 से गया है 60 बार, 6 6 6 216, और ये 0 और ये 7, ठीक है। 0 7 × 6 42, कैरी 4, 21 7 से 147 + 4 इज 151। 15120 मेरा आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। A and B entered a partnership business with a capital of 1200, 1800, 1200, and they both withdraw 1/3 of the capital at the end of 4 months. मतलब 4 महीने तक इन्होंने पैसा इतना ही रखा, उसके बाद 1/3 विड्रॉ कर लिया। 1/3 विड्रॉ करने का मतलब है इसमें से 4 निकाल लिया, तो बचा कितना 8, इसमें से निकाल लिया 6, इसका 1/3 कितना है 6, 6 निकाल दो कि बचेगा कितना 12 फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। अगेन आफ्टर 4 मंथ्स उसने क्या किया, एंड हाफ ऑफ द रिमेनिंग एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। तो 4 और 4 8 महीने हो गए, फिर उसने इसका आधा निकाल लिया, तो इसमें से आधा निकाल लिया तो बचा 4, और इसमें से आधा निकाल लिया तो बचा 6। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो ये 8 महीने हो चुके हैं, तो बचे हैं 4 महीने और, इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। दैट दिस विल गिव यू द रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट्स, है ना। तो 4 4 4 4 सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। 12 20 और 4 24 हो गया, 18 12 30 और 6 36 हो गया। मतलब इनका जो रेशियो आएगा प्रॉफिट का 2:3 आएगा। अगर इनका टोटल प्रॉफिट 5000 है तो 2 और 3 5 यूनिट की वैल्यू 5000 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 हो गई। और हमसे यही पूछा है इन दोनों का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस इज 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मींस 1000, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रेन ए क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 98 मीटर लेंथ इन 24 seconds. Another train B of same length as train A crosses a pole in 12 seconds. If the speed of train A is 20%
ओके मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, ए एंड बी, ट्रेन ए और ट्रेन बी, बहुत ध्यान से इनको लिखना है ना। कई बार 20% आप इधर से बढ़ाने की जगह उधर बढ़ा देते हो, है ना, वो गड़बड़ हो जाती है, फिर दोबारा करना पड़ता है जिसमें टाइम वेस्ट होता है, इसलिए एक बार में ढंग से करेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% मोर देन स्पीड ऑफ ट्रेन बी। तो मैंने क्या किया कि इसकी स्पीड 5s मान ली या 5x मान ली, तो इसकी स्पीड 6x हो जाएगी। यस बताइए, 20% मोर है ना। ठीक है, तो ट्रेन ए क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ 98 मीटर लेंथ, तो 98 मीटर लेंथ प्लेटफॉर्म की है। ट्रेन की लेंथ कितनी है, लेट सपोज एल, दोनों चलनी पड़ेंगी उसको, अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, एंड दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की स्पीड है 6x एंड टाइम लगता है उसे 24। ठीक, और यहां पर दूसरी जो ट्रेन है ट्रेन बी, वो पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में। जब पोल को क्रॉस कर रही है तो केवल अपनी लेंथ ही चलेगी, है ना, और 12 सेकंड में क्रॉस करने का मतलब है स्पीड इनटू टाइम, टाइम इज 12। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों की लेंथ इक्वल है इसलिए मैंने दोनों में सेम वेरिएबल लिया है। तो एल की जगह हम 60x रख देते हैं, प्लस 98 इक्वल्स टू 144x, तो 144 माइनस 60 इज 84x बराबर 98। 14 से गया 7 बार, 14 से चला गया 6 बार, तो x की वैल्यू आ गई 7/6, राइट। जब x की वैल्यू 7/6 आ चुकी है तो वो हम यहां रख देंगे और लेंथ आ जाएगी 5 इंटू 7/6 इंटू 12। ठीक है, इससे गया ये 2 बार, 7 इंटू 5 35 इंटू 2 70, 70 मीटर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? यस। चलिए नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 25। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ रमन एंड हिज सन इज 7:2 इफ द डिफरेंस ऑफ द एज इज 7 ईयर्स अगो। भाई ये तो बहुत आसान, बिना पेन पिक की हो जाएगा सवाल। 7 साल पहले जो डिफरेंस था आज भी डिफरेंस वही रहेगा, क्योंकि दो लोगों के एजेस के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कभी नहीं बदलता। तो 7 ईयर्स पहले उनके बीच का जो डिफरेंस था वो 25 था, तो आज भी 25 ही होगा। डिफरेंस है 5 यूनिट, जिसकी वैल्यू 25 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 होने का मतलब है इसकी एज 35 हो गई और इसकी एज हो गई 10। ठीक है, 12 साल बाद इसकी एज 47 हो जाएगी और 12 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 22, और 12 साल बाद दोनों का सम हमको बताना है, कितना हो जाएगा, 69। So the answer is option C. Clear? चलिए, coming to next question. Question number 26 to 30. They are based on this DI set. तो एक टेबल बेस्ड परसेंटेज बेस्ड DI है, ध्यान से पढ़ना है। सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स ऑफ 5 विलेजेस विद परसेंटेज वैलिड वोट्स आउट ऑफ टोटल कास्टेड वोट्स आर गिवन, है ना। ये टोटल वोटर्स हैं, ये टोटल वोट्स कास्टेड नहीं है। मतलब सपोज किसी गांव में 10,000 वोटर है, तो सारे के सारे वोट डालेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, उनमें से कुछ ऐसे भी तो होंगे जो वोट ही नहीं देंगे, है ना। तो ये जो वैलिड वोट्स हैं वो कास्टेड वोट्स में से हैं, टोटल में से नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन ईच विलेज 10% ऑफ द एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% एलिजिबल वोटर्स ने अपना वोट ही नहीं दिया। एंड ओनली 2 पर्सन स्टैंड इन द इलेक्शन। हर विलेज में 2 ही लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये 10,000 है तो 10% ने वोट ही नहीं दिया, तो 9,000 लोगों ने वोट दिया। भाई 10% इसका 1,000 है, माइनस कर दोगे, 9,000 लोगों ने वोट दिया, उसमें से वैलिड वोट 60% है ना। और वो जो वैलिड वोट्स हैं वो दोनों कैंडिडेट्स में डिवाइड किए जाएंगे, कुछ विनर को मिलेंगे, कुछ लूजर को मिलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज सी टू द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज बी। ठीक है, तो इनवैलिड वोट कास्टेड इन सी, तो सी में देखो रेशियो की बात है केवल, तो मैं 1000 में ही सारी वैल्यू दे रखी है, तो 1000 में ही ले लेता हूं इसको। 8 90% लोगों ने वोट दिया है, यानी 0.9 इतने लोगों ने वोट कास्ट किया है। और इसमें से वैलिड वोट्स कितने, इनवैलिड कितने, देखो इनवैलिड बोला है, अगर इसमें से वैलिड है 80% तो इनवैलिड कितने हो जाएंगे, रिमेनिंग 20%, ये इनवैलिड हो जाएंगे, है ना। टू द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कास्टेड इन बी, तो बी में टोटल 15,000 लोगों ने वोट डाला है, जिसमें से कि 15,000 तो टोटल वोटर्स हैं, इसमें से 0.9 लोगों ने, मतलब 90% लोगों ने वोट कास्ट किया है। एंड उसमें से वैलिड वोट कितने, 55%, राइट। क्लियर, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0.9 से 0.9 कट गया, इसका कोई मतलब नहीं था। ये हो गया 100, और काट सकते हैं इसको,
5 से गया 4 बार, 5 से गया 11 बार, तो 8 इंटू 4 32 और 15 इंटू 11 132, सॉरी 132 क्यों 165, 32 अपॉन 165 हमारा आंसर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखो। इफ द विनर गॉट 52% ऑफ वैलिड वोट्स इन विलेज बी, ठीक है, तो विनर को कितने मिले? 52% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गॉट बाय द पर्सन हु लॉस्ट। लूजर को कितने मिले? तो मुझे ये पता है कि भाई 15,000 वोट है, 15,000 में से 90% लोगों ने वोट डाला है, 10% ने तो वोट ही नहीं डाला। तो 15,000 का 90% कितना हो गया? 1500 इंटू 9 यानी 13,500। इतने लोगों ने वोट डाला है ना, और उसमें से 55% वोट वैलिड है, 55% वैलिड वोट है, यानी 55/100 कर दो इसका इंटू, है ना। और जो हारा है, देखो जो जीता है उसको 52% मिले हैं, तो जो हारा है उसको रिमेनिंग मिलेंगे 100 माइनस 52 यानी 48%। अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। पहले आप ये देखो कि ये नंबर 11 का मल्टीपल है, तो मेरा आंसर भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यस, 11 का मल्टीपल ये तो नहीं, 11 का मल्टीपल 8 और 5 13, 7 और 5 14, ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। 4 और 5 9, 6 और 3 9, ये है। 8 और 5 13, 7 और 4 11, ये नहीं है। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो कि 11 का मल्टीपल है, दैट इज ऑप्शन डी। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ विलेज ए एंड डी टुगेदर। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ वैलिड वोट्स ऑफ विलेज ए एंड डी टुगेदर। तो यहां पे देखो, अब इसका 90% आप निकाल सकते हो और इसका भी 90%। ठीक है, उससे बेटर क्या है कि पहले मैं 60% निकाल दूं फिर 90% कैलकुलेट कर लूं। परसेंटेज में ऑर्डर मैटर नहीं करता कभी भी, पहले ये परसेंट निकालो फिर 90 निकाल दो, या फिर पहले 90 निकाल दो फिर 60 निकाल दो, वो मैटर नहीं करता, वो सेम ही आएगा आंसर। तो पहले 60% मैंने इसका निकाल दिया 6000 प्लस डी में अगर देखें तो 12,000 का 90%, तो 1200 इंटू 9 यानी 12 इंटू 9 108 फॉलोड बाई 2 जीरो। एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाई 2, और 90% अभी तक क्योंकि मैंने नहीं निकाला है तो 90% में इसका निकाल देता हूं इंटू 9/10। ठीक है, दोनों का 90% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16,800 अपॉन 2। तो 16,800 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 8,400 इंटू 9/10। इससे कैंसिल हो गया 0, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 7560 आंसर आ जाएगा। यस, 7560 ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स बाय विच द विनर won the election if the person who lose got 40% of valid votes in village E। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 13,500 में से 90% लोगों ने वोट डाला है, और इसमें से वैलिड वोट है 80%। 80% मतलब 4/5 है ना, तो ये वैलिड वोट्स हैं। अब इन वैलिड वोट्स में से 40% लूजर को मिले हैं, तो रिमेनिंग 60% विनर को मिलेंगे। 60 और 40 का डिफरेंस कितना होगा? 20%। वो डिफरेंस, वो मार्जिन होगा जिससे कि विनर जो है लूजर को हरा देता है, राइट। तो इसका 20% हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं, 1/5 कर देते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 10 बचेगा, 25 इंटू 4 100, है ना। तो ये हो गया 9 4 जा 36, कैरी हो गया 3, 9 5 जा 45 प्लस 3 48, इंटू कर दो 4, 4 6 जा 24, कैरी 2, 48 इंटू 4 इज 96 का डबल 192 प्लस 2 194। आंसर इज 1944, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। फाइंड हाउ मच मोर और लेस परसेंट वर द वैलिड वोट्स कास्टेड इन विलेज सी कंपेयर टू विलेज ए। ओके, ठीक है, हाउ मच मोर और लेस परसेंट सी और ए में, मतलब सी को ए की तुलना में हमें बताना है कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो सी में वैलिड वोट्स अगर देखें, देखो टोटल तो 8,000 है ना, 90% दोनों में आएगा तो वो कट जाएगा, उसको मुझे लिखने की क्या ही जरूरत है। मैं सीधे लिखता हूं यहाँ 80%, यहाँ है 80%, और ए में अगर देखें तो 10,000 है, और वैलिड वोट्स कितने? 60%। बस इतना लिख लो आप, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यस,
तो 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना, 4 से 2 बार गया, 4 से गया 15 बार, हम कह सकते हैं ये 16 और ये 15, तो ये वैल्यू ए के रेस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1/15 इंटू 100, 5 से गया 20 बार, 5 से गया 3 बार, तो आई कैन से आंसर इज 20/3%, दैट मीन्स ऑप्शन ई। यस, सो 30 क्वेश्चन हमारे डन हो गए हैं। 31, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 150 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 50 if the average marks of the past candidates is 55 and that of failed candidates is 25। तो पास्ट कैंडिडेट के मार्क्स हैं 55 और फेल कैंडिडेट के 25 हैं, और पूरी क्लास के जो एवरेज मार्क्स हैं वो कितने हैं, 50। यस, तो ये पास्ट है और ये फेल्ड है, तो नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट और नंबर ऑफ फेल्ड कैंडिडेट का रेशियो मुझे यहां से मिल जाएगा एलिगेशन लगाकर। इन दोनों का डिफरेंस 25 है और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 5, तो इनका एलिगेशन जब हमने यूज किया तो 5:1 इसका रेशियो आ गया। यस, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन, टोटल कितना है, 5 और 1 6, 6 यूनिट की वैल्यू है 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 25, तो 5 यूनिट है पास्ट, पास्ट वाले कितने, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 इंटू 5 125 हो जाएगी, आंसर हो गया ऑप्शन। तो एलिगेशन से बहुत आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, a shopkeeper gives 10% discount on the mark price, earns 25% profit if the cost price is 2160, what is the mark price। अब इसको फॉर्मूला लगा के भी किया जा सकता है और डायरेक्ट भी आप वैल्यू निकालकर सेलिंग प्राइस निकाल के फिर उससे मार्क प्राइस निकाल सकते हो। फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 25 125 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 100 माइनस 10 यानी कि 90। मैं आपके लिए लिख देता हूं, बार बार बताता हूं, इस फॉर्मूले को याद कर लो, है ना, समय बचाने के लिए बहुत जरूरी है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेशियो ऑफ एमपी एंड सीपी। ठीक है, चलो, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमें क्या दिया गया, 2160 कॉस्ट प्राइस दिया गया है 2160, मुझे दिखाई दे रहा है 9 का ये कितना गुना है, 0 से 0 कट गया, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 4 36, 24 गुना, तो इसका भी 24 गुना कर दो। 125 मल्टीप्लाई करना है 24 से, कैसे करेंगे, पहले इसको 125 इंटू 8 होता है 1000, ये आप जानते हो, तो 8 दे दिया तो 1000 बन गया, बचा केवल 3, तो 3 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 3000। माई आंसर इज 3000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, in an election 20% voters did not cast their votes while 10% were declared invalid। ठीक है, if the winner got 55% votes and won by 36 votes, find the total number of voters who casted their votes। तो हमें टोटल वोटर्स नहीं निकालने, हमें वो निकालने जिन्होंने वोट कास्ट किया है, तो हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने कास्ट नहीं किया उसको हम देखेंगे ही नहीं, हम सीधे कहते हैं कि भाई एक्स लोगों ने वोट कास्ट किया है, एक्स लोगों ने वोट कास्ट किया है, तो उसमें 10% इनवैलिड हो गए, तो बचे हुए 90% वैलिड हुए, तो इतने हमारे पास वैलिड वोट्स आ गए, है ना। 55% विनर को मिले, तो लूजर को मिले कितने, 45%, 100 माइनस 55 45, तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ, जो मार्जिन रहा वो कितना रहा, 55 माइनस 45 यानी 10%, 10% मींस 1/10, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, वो मार्जिन 36 के बराबर हमें दिया गया है, इससे गया है 4 बार, तो x की वैल्यू 4 इंटू 100 कितनी हो गई, 400। यस, 400 इज राइट आंसर। यस, ऑप्शन ए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 54 liters mixture of spirit and water, the ratio of spirit is to water is 4:5। what amount of water should be added in this mixture so that the ratio becomes 2:5। अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो स्पिरिट सेम रहना चाहिए, इसको सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 4:10। इसको हटा दो, कितना ऐड किया, 5 यूनिट्स। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है टोटल 9 यूनिट था, 5 + 1 9 यूनिट्स, जिसकी वैल्यू 54 थी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 हो गई, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 6 इंटू 5 कितनी हो जाएगी, 30 लीटर। आंसर इज 30 लीटर्स, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इक्वल्स टू 35 एंड ब्रेथ इज इक्वल टू दिस। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो बी इज गिवन टू यू, लेंथ हम निकाल लेंगे, है ना, इससे गया है 17.5 टाइम्स,
तो लेंथ 17.5 माइनस 5.5 इज 12। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? सर्कल का एरिया तो रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इज 5.5, कितना हो गया? 66। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्लियर? तो ये 35 हो गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इस आसान से केसलेट पर बेस्ड थे, है ना, तो ये काफी आसान था, और किसी का अगर मिस हो गया तो ये अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन थी कि मतलब हम इस क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाए, है ना, हम पिछले सवालों में फंस के रह गए, और आखिर में इतना आसान सवाल दिया गया था जिस पर बेस्ड पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन थे। देयर आर 2 डिफरेंट कंपनीज Y एंड Z, उनमें बात हो रही है, आगे पढ़ेंगे तो मेल एंड फीमेल की, मेल फीमेल। तो चलिए कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन यहाँ पर अगर दी गई है तो उसको पहले फिल करते हैं। तो सर्टेन इंफॉर्मेशन क्या है? नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन कंपनी Y इज 250। तो कंपनी Y में मेल कितने हैं? 250। एंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग, मेल वर्किंग इन Z इज सेम एज फीमेल वर्किंग इन Y। मतलब अगर ये वैल्यू n है तो ये वैल्यू भी n होगी, दोनों बराबर है। टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन बोथ कंपनीज 400। तो अगर ये 250 है तो ये 150 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 400 है। तो अगर ये 150 हो गया तो ये भी 150 हो गया, है ना। एंड नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन Z इज डबल टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन Y। तो ये डबल है इसका, तो अगर ये 150 है तो ये 300 हो गया। तो ये टेबल हो गई कंप्लीट, और 5 क्वेश्चन जो इस पर पूछे जाएंगे उसका आंसर आप कर सकते हो, है ना। तो ये था 2022 RRB PO प्री एग्जाम का पेपर जो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व कराया। ऐसे ही रेगुलर बेसिस पर मैं कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स या कुछ इंपॉर्टेंट जो है टेक्निक्स की वीडियो आपके लिए अपलोड करता रहूंगा जब तक कि एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। जैसे ही हमारे पास किसी अच्छे एग्जाम का, किसी बड़े एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसकी सिस्टमेटिक प्रॉपर तैयारी पूरे वादे के साथ, पूरे प्रॉमिस के साथ हम यूट्यूब पर करेंगे। उसमें बहुत कुछ चीजें होंगी जो अब तक नहीं हुई, डाउट सेशंस भी होंगे, प्रैक्टिस वर्क भी होगा, पीडीएफ्स भी होंगे, बहुत सारी चीजें हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तब तक आप बेस बिल्ड करिए, पिछले साल के सवाल, पिछले साल के पेपर जो है मेरे साथ जो है सॉल्व करते चलिए प्रैक्टिस के लिए, है ना। ये वीडियो रिकॉर्डेड इसलिए होता है क्योंकि आपका जो है समय कम से कम वेस्ट हो, है ना। अब इसी पेपर को अगर मैं लाइव में कराता तो हो सकता है कि 1 से 1.5 घंटा लग जाता, और रिकॉर्डेड में मैं कराकर इसको, तो कितनी देर का है ये अभी तक? 40 मिनट हुए हैं हमें, है ना। तो 30-40 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं पूरा पेपर। तो आपके फायदे के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। बाकी अगर आपको अगले आने वाले जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं उनकी मैथ्स की तैयारी करनी है तो आप ब्रह्मास्त्र पैकेज जरूर विजिट कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त पैकेज है, इसमें 4 वीडियो कोर्सेज हैं, और उसके अलावा डायमंड पैकेज भी है प्रैक्टिस के लिए, है ना, मॉक टेस्ट का, है ना। तो sumitsiracademy.com वेबसाइट पर जाकर या सुमित सर एकेडमी ऐप डाउनलोड करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।